दीक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का 13वां पृष्ठ पढ़ा था। 13वें पृष्ठ तक हमने पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि वो मूर्तिकार इस बात के लिए तैयार हो गया कि हमारे देशभक्तों की मूर्तियों की किसी मूर्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा देगा, और उसकी बात को सभापति जी ने मान भी लिया। थोड़ी देर के लिए सब परेशान हुए, लेकिन उन्होंने मान भी लिया। और फिर वह लास्ट पैराग्राफ देखिए, पृष्ठ 13 पर। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। वो जो नाक खो गई थी उसका मेजरमेंट उसने ले लिया होगा, कितनी बड़ी थी नाक। वो नाप लेकर, मेजरमेंट लेकर चल पड़ा। दिल्ली से बंबई पहुंचा। बंबई में किस किस की मूर्ति देखी उसने? दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी जहांगीर, ये सब देशभक्त थे। इन सब ने देश को आजाद करने में बहुत कुर्बानियां दी थी, और फिर उनकी मूर्तियां लगाई गई हैं महाराष्ट्र में। सबकी नाकें उसने टटोली हाथ लगा लगा कर देखी, नापी, कोई पूरी नहीं आई। और फिर गुजरात की ओर भागा। वहां गया तो वहां किस किस की नाक उसने मूर्तियों में देखी? गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखना, ध्यान से देखना। और बंगाल की ओर चला। वहां की भी मूर्तियों की नाक उसे लगा ये पूरी नहीं आएंगी। और चला गुरुदेव रविंद्रनाथ, बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय आदि को भी देखा। नाप जोख की, नाप लिया, देखा। और फिर वहां भी देखा पूरी नहीं, किसी की भी नाक पूरी नहीं आ रही है। तो फिर बिहार की तरफ चल पड़ा। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, उत्तर प्रदेश में किसकी मूर्तियां हैं? चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। लाटों मूर्तियों के पास गया। घबराहट में मद्रास पहुंचा। कहीं भी उसको पूरे जॉर्ज पंचम के नाप वाली नाक मिल नहीं रही है, तो घबराहट में जल्दी जल्दी भाग रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब मद्रास पहुंचा। वहां सत्य मूर्ति को भी देखा, और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। सारा देश घूम कर आ गया और मुश्किल बताई, बयान की, आकर अपनी मुश्किल बताई। क्या बताया उसने? पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अब यहां भी व्यंग है। सबकी नाक बड़ी है। हमारे देश के भक्तों की नाक सबकी बड़ी है। यहां क्या कहना चाहते हैं? कि कोई मुकाबला नहीं है हमारे देशभक्तों का। हमारे देशभक्तों की किसी की भी नाक उसकी मूर्ति पर फिट नहीं हो सकती, अट नहीं सकती उसकी नाक पर। हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत ऊंचे हैं। हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया है, उन्होंने हमें गुलाम बनाया है, हमारा अपमान किया है। और आज हम उसका मान बचाने के लिए अपने देशभक्तों की नाक काटने को तैयार हो गए हैं। नहीं काटी, कट ही नहीं सकती थी, कभी हो ही नहीं सकता था कि इतने देशभक्तों की, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी, उनकी नाक, उनकी मूर्ति की नाक काट के उस पर लगा दी जाए। तो यहाँ लेखक ये बताना चाहते हैं कि जिसको जितना मान मिलना चाहिए उतना ही मिलता है। तो उन्होंने कहा, मूर्तिकार ने कहा कि सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। सब इतने सम्मानित हैं, उनके प्रति इतनी श्रद्धा है हमारे मन में कि हम उनकी नाक नहीं काट पाए। सुनकर सब हताश हो गए, सब निराश हो गए। जो लोग इस पक्ष में थे कि रानी के आने से पहले किसी तरह से जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगा दी जाए,
अब और झुंझलाने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, परेशान होने लगे। तो मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए, ढांढस हौसला देते हुए, सांत्वना देते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, क्योंकि बाकियों की तो नाक बड़ी निकली। अब बिहार सेक्रेटेरिएट दिल्ली में है, उसके सामने 1942 में आंदोलन में कुछ बच्चों ने अपना बलिदान दे दिया था, कुछ बच्चे मारे गए थे, तो उनकी मूर्तियां लगाई गई हैं। तो वो कह रहे कि शायद उन बच्चों की मूर्तियों की नाक तो छोटे साइज की होगी, वो लग सकती है, तो मैं वहां ट्राई करता हूं जाकर। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। फिर वापस आ गया कि वो बच्चों की मूर्तियों की नाक भी इस जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से बड़ी है। बच्चों ने भी अपना बलिदान दिया है, ये कोई छोटा काम नहीं है। उनका अपमान नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया है, उन लोगों से तो हमारे छोटे छोटे बच्चे महान हैं, ये कहना चाहते हैं, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, मूर्ति को साफ किया गया, रोगन लगाया गया, रोगन रंग लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। इसका क्या अर्थ है? नाक नहीं थी, इज्जत नहीं थी। बहुत से लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि उसका स्वागत नहीं करना चाहिए रानी का। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, फिर बड़े जो हुक्म देने वाले अफसर लोग थे उन तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, रानी आएगी, उसका चाहे हम जितना भी स्वागत करें, जब वो जो अपने दादा की नाक देखेगी, उसको तो पता है उसके दादाजी ने यहाँ इस देश में राज्य किया था, उनके तो बड़ी सुंदर मूर्ति होनी चाहिए, वो देखेगी दादाजी का तो नाक ही नहीं है, यानी उतना सम्मान ही नहीं है अब, तो फिर उनका स्वागत करने का क्या मतलब होगा? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, ये तो हमारा ही अपमान हो जाएगा। रानी तो बोले हमें कुछ बोल देगी, हमारा अपमान कर देगी कि ये मेरे दादाजी का क्या आपने हाल बना रखा है। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, उसको पैसा चाहिए था मूर्तिकार को। ये बता रहे हैं कि हमारे देश में लालची लोग भी हैं। और फिर एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में चमका, हैरत अंगेज, हैरान करने वाला एक आइडिया आ गया उसको। क्या? उसने पहली शर्त दोहराई। पहली शर्त क्या थी? दरवाजे बंद कर दो, कोई सुन ना ले, और अखबार में ना छप जाए ये खबर। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। क्या योजना थी, क्या उपाय था? चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। 40 करोड़ लोग थे तब 1961 में, 1961 में। अब तो कितनी आबादी हो गई है आप देख सकते हो। तो 40 करोड़ लोग हैं, उसमें से किसी एक आदमी की नाक काट के लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा जिंदा आदमी की? बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए। कौन कटवाएगा अपनी नाक? जिंदा आदमी कैसे नाक कटवाएगा कोई? कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, कुछ घबराया कि सब परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। तो ये जो मूर्तिकार उस व्यक्ति का प्रतीक है जो किसी भी तरह से कुछ भी कर सकता है, देश को बेचने के लिए, देश का अपमान करने के लिए, कुछ भी कर सकता है, जिंदा आदमी की नाक भी काट सकता है। ये ऐसा व्यक्ति है, ये केवल प्रतीक है, सिंबल है ये।
और फिर उसने कहा बस आप इजाजत दे दीजिए, मैं कहीं से भी ले आऊंगा नाक। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। कानाफूसी, कान में धीरे धीरे बोलना। एक दूसरे से पूछा कि क्या करें, दे दें इजाजत? हाँ, उसको इजाजत दे दी गई। अब अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गई है। अखबारों में छाप दिया कि नाक लग गई है, मूर्ति को ठीक कर दिया गया है, साफ सुथरी हो गई है, उनको इज्जत देने की पूरी तैयारी हो गई है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। फिर वहां पे हथियारबंद पहरेदार खड़े कर दिए गए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। जो आसपास तालाब था उसको साफ किया। तालाब के पास मूर्ति होगी, उसकी रवाब निकाली गई। रवाब, जो गंद कूड़ा कचरा था तालाब में, वो सारा निकाल कर उसमें साफ पानी, ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। कि वो नाक, असली नाक जो लगेगी वो तो सूख जाएगी, पत्थर की तो हमेशा रहेगी, तो असली नाक में तो स्किन होती है, वो तो एकदम सड़ जाएगी। तो उसको पानी की, ताजे पानी का मॉइस्चर मिलता रहे। अब ये सब बातें शाब्दिक अर्थ में हम नहीं ले सकते, यानी कि उसकी नाक बनी रहे, इसका पूरा इंतजाम किया गया कि उसकी इज्जत बनी रहे। हम रानी को ये दिखा सके कि हम तुम्हारी इज्जत अभी भी करते हैं और ये इज्जत हमेशा बनी रहेगी, ये बताने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। इस बात की खबर जनता को नहीं पता था कि जिंदा आदमी की नाक काटी गई। यानी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अंदर ही अंदर कुछ लोग ऐसे गलत काम कर देते हैं और जनता को पता भी नहीं चलता, क्योंकि जनता को पता लग जाएगा तो पूरा आंदोलन हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी। कुछ इसलिए बताते ही नहीं है, चुपचाप ऐसे गलत काम कर देते हैं, ना अखबारों में छापते हैं, बस इतना बता दिया हो गया काम, उनके स्वागत की पूरी तैयारी हो गई। और इस बात की खबर जनता को नहीं थी, यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। अब उसने ये हल तो बता दिया कि जिंदा आदमी की नाक लगा दूंगा मैं काट कर, लेकिन वो परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। क्या मांगा? पैसे, कि जिंदा आदमी की नाक काटना आसान नहीं है, पैसे चाहिए। और वह उसे दे दी गई। तो पैसे के लालच में कुछ भी करते हैं लोग, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। वो कमेटी वालों ने पैसे दे दिए और कहा कि किसी भी हालत में रानी के आने से पहले इस दिन नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है। ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, कतई बिल्कुल भी असली लगती है। यानी हम सच में उनका सम्मान करते हैं, ये कहना चाहते हैं कि नाक असली लगती है, मतलब हमारे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए वही सम्मान है, अभी भी हम तुम्हारे गुलाम हैं। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की, ध्यान देने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। अखबारों में आता है ना कि इस नेता ने इस जगह जाकर उद्घाटन किया, फीता काटा, कोई प्रोग्राम हुआ, कोई भाषण हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस दिन अखबारों में कोई खबर नहीं छपी, कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, किसी का स्वागत नहीं हुआ, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं? अखबारें तो छपी होंगी, खबरें भी छपी होंगी, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में शर्म के मारे ऐसा लगा
कि पूरे हिंदुस्तान की नाक कट गई है। पूरा हिंदुस्तान शर्म के मारे चुप हो गया था। इतना बड़ा हादसा हुआ, यानी रानी के आने पर कोई तहलका नहीं मचा। सब इतना शर्मिंदा थे कि एक विदेशी हमें गुलाम बनाने वाली रानी के आने पर हमारे जिंदा आदमी की नाक काट के लगाई गई है। इतना अपमान हमारा, इसलिए पूरा का पूरा देश शर्मिंदा था। और ऐसे लगा कि हमारे देश के जो देशभक्त थे, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने बलिदान दिया था, उनका बलिदान व्यर्थ चला गया। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए, बुद्ध मूर्ति। नाक तो एक चाहिए थी, एक आदमी चुप होता, सभी क्यों चुप हो गए? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कमलेश्वर कि पूरा देश एक व्यक्ति के कारण शर्मिंदा हो सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। इसलिए हमें अवश्य अपने देश की इज्जत के लिए काम करना चाहिए, अपमान करने के लिए नहीं। तो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है, और इसमें से प्रश्न भी बहुत मुश्किल हैं, लेकिन आप लोग अब उत्तर लिख पाओगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी आपको डाउट हो, शंका हो तो आप पूछ सकते हैं।